नमस्कार। हम पिछली कड़ी में ही अपने आगे के विषय को बढ़ा रहे हैं। हम समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य ही पढ़ रहे हैं और यहाँ हम पूरा समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य को विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, समूहों, संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन आदि सभी के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। उन्हें कार्य कारण के संदर्भ में देखा जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्री किसी भी ऐसी संस्था को अपने अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं जो किसी अन्य विषय के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आती हो। यदि कोई विषय वस्तु या संस्था महत्वपूर्ण है तथा उसका अध्ययन किसी अन्य शास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है तो समाजशास्त्र उसके अध्ययन का दायित्व अपने आप पर ले लेता है और समाजशास्त्र द्वारा नए नए विषयों या क्षेत्रों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का मुख्य कारण यह है कि समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाओं और उनके अंतर संबंधों के अध्ययन से सामान्यतः संबंधित होता है। इसी के फलस्वरूप वह मानव के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन में रुचि रखता है, चाहे उनका अध्ययन किसी शास्त्र विशेष के अंतर्गत आता हो या नहीं आता, क्योंकि मनुष्य समाजशास्त्र की रुचि पूरी तरह से मानव व्यवहार से है, मानव के सामाजिक संबंधों से है। अतः समाजशास्त्र इसमें अपनी विशेष रुचि रखता है। समाजशास्त्र अन्य सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों या परिप्रेक्ष्य के समान इस मान्यता को लेकर चलता है कि प्रकृति में सभी जगह व्यवस्था है जिसका पता लगाना, वर्णन किया और जिसको समझा जा सकता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन में व्याप्त व्यवस्था को खोजने, वर्णन और व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इंकेल्स ने लिखा है कि समाज में व्यक्ति सैकड़ों हजारों प्रकार की क्रियाएं प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उनमें कोई व्यवस्था उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन क्रियाओं में एक व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था का ही परिणाम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रियाएं इस प्रकार करता है कि दूसरों की क्रियाएं करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उपस्थित नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के उद्देश्यों की पूर्ति को सरल बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने दिन भर में अनेकों क्रियाएं करते हैं, ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनका कि कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी वह क्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और कई बार हम जो क्रियाएं करते हैं वे दूसरे व्यक्तियों के उद्देश्य की पूर्ति में भी सहयोग प्रदान करती है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता, उसे दूसरों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। अतः हमारे समाज के अंतर्गत कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि दूसरों को सहयोग प्रदान करती हैं। समाजशास्त्र का मुख्य ध्यान यह स्पष्ट करने पर रहता है कि ऐसा क्यों होता है। विभिन्न व्यक्तियों की अगणित व्यक्तिगत क्रियाओं में समन्वय से सामाजिक जीवन का प्रभाव कैसे चलता रहता है। अभी हमने ये स्पष्ट की थी बात कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं, हमारे लिए भी उपयोगी हो सकती हैं, और कई क्रियाओं का कोई महत्व नहीं भी होता है। फिर भी इन सभी क्रियाओं से ही समाज की निरंतरता बनी रहती है। समाजों में समय समय पर अव्यवस्था भी देखने को मिलती है। प्रत्येक समाज के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय मिल जाता है जब वहाँ लड़ाई झगड़े, दंगे, गृह युद्ध, हिंसा, अपराध आदि की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई, और ये घटनाएं सामाजिक जीवन में व्यवस्था की बजाय अव्यवस्था की स्थिति को उत्पन्न करती हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां कार्य करती रहती हैं जो व्यवस्था बनाए रखने और उसको स्थायित्व प्रदान करने में योग देती हैं। साथ ही कुछ ऐसी शक्तियां भी मौजूद रहती हैं जो कि अव्यवस्था, संघर्ष या विघटन में योग देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ही तत्व हमारे समाज में
हर समय व्याप्त रहते हैं। अंतर केवल यह है कि उसमें से कौन सा तत्व प्रभावी है, तभी वह व्यवस्था या अव्यवस्था को बताएगा। इनमें मौलिक दशा के रूप में व्यवस्था को माना गया है। बिना किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था के मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन में व्याप्त व्यवस्था के साथ साथ अव्यवस्था का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन और विश्लेषण भी करता है और साथ ही यह उन मौलिक प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट करता है जिनसे एक सामाजिक व्यवस्था एक स्थिति से दूसरी में संगठन की स्थिति में पहुंचती हैं। किंग्सले डेविस ने बताया है कि मौलिक रूप में समाजशास्त्र की रुचि समाजों की व्यवस्थाओं के रूप में है और बिना प्रकारों पर ध्यान दिए सामाजिक संबंधों में है। समाजशास्त्र अपना ध्यान उस तरीके पर केंद्रित करता है जिससे समाज अपनी एकता और निरंतरता प्राप्त करते हैं और साथ ही उस तरीके पर भी जिसके कारण वह बदलते हैं, क्योंकि सदैव समाज एक स्थिति में नहीं रहता, उसमें बदलाव आता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह एक सी स्थिति को स्वीकार नहीं करता, उनमें परिवर्तन चाहता है और बदलाव किस रूप में आ रहा है, हमारा समाजशास्त्र उस दृष्टिकोण को भी देखता है। समाजशास्त्र परिपेक्ष्य को हम समझने की दृष्टि से अनेक उदाहरण स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे फुटबॉल आप सभी अच्छे से वाकिफ़ हैं कि फुटबॉल क्या है जिससे आप खेलते हैं। तो हम अगर उस फुटबॉल का अध्ययन की बात करें तो अलग अलग विज्ञान वक्ता जो हैं वो अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। भौतिक शास्त्री, प्राणी शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, अर्थशास्त्री, सभी में दृष्टिकोण में भिन्नता होगी। समाजशास्त्री खेल के मैदान में सामाजिक संबंधों की दृष्टि से प्राथमिक समूह, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से विभिन्न खिलाड़ियों की परिस्थिति और भूमिका के रूप में और समग्र रूप में अलग अलग खिलाड़ियों की क्रियाओं के आधार पर पाई जाने वाली व्यवस्था के रूप में फुटबॉल पर विचार करेगा। यह हमारा क्या है, समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य। जबकि एक अर्थशास्त्री क्या देखेगा, इसकी लागत क्या लगी, कितने में बिकी और मुनाफा कितना हुआ, वह एक अर्थशास्त्री देखेगा। एक मनोवैज्ञानिक क्या देखेगा कि मनोवैज्ञानिक यह देखेगा कि इसको खेलने में किस तरह से व्यक्तियों के बीच मानसिक क्रिया काम कर रही है, किस तरह से उनमें प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की स्थिति उभर कर आ रही है। तो यह एक अपना अलग दृष्टिकोण होगा। समाजशास्त्री जो परिपेक्ष्य जो उनका है कि वह प्राथमिक सहयोग या संघर्ष या प्रतिस्पर्धा के आधार पर वह खिलाड़ियों को देख रहा है, तो वह दृष्टिकोण उसका समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य कहलाता है। यही कारण है कि आज कला का समाजशास्त्र, संगीत का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र आदि पाए जाते हैं। समाजशास्त्री विशेष दृष्टिकोण से सामाजिक प्रघटना को देखता और उसका अध्ययन तथा विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में एक और ध्यान सामाजिक संबंधों पर केंद्रित किया जाता है और दूसरी ओर यह देखने का प्रयास किया जाता है कि किसी वस्तु या प्रघटना का हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण समग्र रूप में समाज में व्याप्त व्यवस्था और अव्यवस्था तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों को विभिन्न प्रघटनाएं किस प्रकार प्रभावित करती हैं, यही समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य है। हमने अपने 2-3 व्याख्यानों में समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य को समझा है कि किस तरह से किसी भी वस्तु को जो देखने का दृष्टिकोण है, देखने का हमारा जो नज़रिया है, वह नज़रिया या दृष्टिकोण ही परिपेक्ष्य के नाम से जाना जाता है। और अलग अलग विज्ञानों में किसी भी वस्तु को देखने का दृष्टिकोण, नज़रिया अलग अलग होता है। यहाँ तक कि अगर हम यह कहें कि हर व्यक्ति का एक ही वस्तु को देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, दृष्टिकोण उसका भिन्न भिन्न हो सकता है, वो जिस रूप में विचार करेगा वही उसका दृष्टिकोण कहलाता है। और अतः
परिप्रेक्ष्य से मतलब यही है कि हम किसी घटना का किस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, वही हमारा परिप्रेक्ष्य कहलाता है। और समाजशास्त्र में मुख्य रूप में सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, सामाजिक व्यवहारों, व्यवस्था अव्यवस्था, उनके बीच तो कैसे संबंध है और उनसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, इन सभी बातों का हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।